बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में दो भाई रहते थे, विक्रम और शुभम। दोनों एक ही मां की संतान थे, लेकिन स्वभाव में दिन रात का फर्क था। विक्रम बड़ा भाई था, तेज, चालाक, थोड़ा लालची और बहुत महत्वाकांक्षी। उसे हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह रहती थी। वहीं शुभम छोटा था, शांत स्वभाव का, मेहनती, ईमानदार और बड़ा ही सहनशील। उनके पिता धर्मपाल जी गांव के एक सीधे सादे किसान थे। उन्होंने अपने खेत खलिहान और पुरखों की जमीन बड़ी मेहनत से संभाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक रात अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उस समय शुभम केवल 17 साल का था और विक्रम 23 का। धर्मपाल जी के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। मां सरला देवी हर रोज प्रार्थना करती थीं कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विक्रम ने तुरंत पिता की जमीन बेचने की बात उठाई। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम भला अपने पिताजी की उस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और भला आशीर्वाद कोई बेचता है क्या? तू नहीं समझेगा छोटे। तुझे क्या लगता है गांव में इस छोटे से खेत से क्या होगा? हम अगर इस गांव में रहे तो गरीबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूं तुम भी मेरे साथ शहर चलो, कोई बड़ा काम करते हैं। मैं बिजनेस करूंगा, तुम्हें भी किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। गांव का घर खेत सब बेच देते हैं। नहीं भाई, मैं आपके साथ शहर नहीं आ सकता। इस गांव से, यहाँ की मिट्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शुभम को बुरा लगा। वह खेतों से बहुत जुड़ा हुआ था। उसके लिए वो मिट्टी मां के आंचल जैसी थी, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाया। मां के आंसू देखकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। विक्रम ने पिता की आधी जमीन बेच दी और शहर चला गया। शुभम गांव में ही रह गया। जो जमीन बची वही उसका संसार बन गई। उसने बैल जोते, खेत जोते, सब्जी उगाई और मां का ख्याल रखा। उधर शहर में विक्रम ने पिता की दौलत से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। पार्टी, शोहरत, गाड़ियां, शहर की चमक दमक में वह पूरी तरह डूब गया। वो गांव वापस आता तो दिखावे के लिए बड़े बड़े कपड़े पहनता, मोबाइल लहराता और शुभम की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे ओ गंवार, तू अभी भी उसी गंदे कीचड़ से सने खेत में घुटनों तक ढांसा हुआ है? क्या तुझे अब भी मिट्टी में ही अपनी किस्मत ढूंढनी है? देख जरा मेरी तरफ। मैं अब शहर में रहता हूँ, एसी में बैठता हूँ, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूँ, सूट बूट पहनता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ। और तू अब भी वही पुरानी धोती, वही फटी बनियान, वही गोबर की गंध। मैं तेरे लिए शहर में बढ़िया काम दिला सकता हूँ। तुझे बस यह देहाती छोड़ना होगा। खेत खलिहान को भूल जा, धोती उतार, सूट पहन, चल मेरे साथ। तू भी इंसान की तरह जीना सीख जाएगा। यहाँ कीचड़ में पसीना बहाने से अच्छा है शहर में कोई काम कर। वैसे तुझे कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर में मंदबुद्धि लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन तू मेरा भाई है तो मैं तुझे कोई ना कोई काम दिला ही दूंगा। शुभम बस मुस्कुरा देता। उसे अपने खेत की मिट्टी से जो लगाव था वो कोई नहीं समझ सकता था, पर समय सबका हिसाब रखता है। शहर की चकाचौंध ने विक्रम को पूरी तरह बदल दिया था। वो अब वही पुराना गांव का लड़का नहीं रहा था जो पिता की छड़ी से डरकर खेतों में हल जोतता था। अब उसके पास एक मोबाइल कंपनी का छोटा फ्रेंचाइजी बिजनेस था, जिसमें उसने पिता की जमीन बेचकर पैसा लगाया था। शुरुआत में मुनाफा हुआ और यही मुनाफा उसके घमंड की पहली सीढ़ी बन गया। हर 3 महीने में विक्रम गांव आता, बड़ी गाड़ी में, चमकते कपड़ों में, सुगंधित परफ्यूम की खुशबू में लिपटा हुआ। वो मां से मिलकर 2 दिन रुकता और शुभम का मजाक उड़ाता। शुभम ने जो आधी जमीन बचाई थी उसी पर मेहनत शुरू की। खेतों में फसलें उगाईं, गाय भैंस पाली।
वो दिन भर काम करता, रात में किताबें पढ़ता और धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ती गई। विक्रम जब शहर से खूब कमाई करके गांव लौटा तो उसका रुतबा देखने लायक था। 4 आदमी पीछे पीछे, चमचमाती बाइक, महंगे कपड़े और हर वाक्य में घमंड। गांव में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार और परिचित उसे अपने घर बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी विक्रम की बहू बने। आखिरकार सरपंच बलदेव चौधरी की नजर लगी उस पर। उनकी बेटी पिंकी एक सुंदर, नखरे वाली, शहरी सपनों से भरी लड़की जो हमेशा महंगे लिपस्टिक और झुमकों में सजी रहती थी। माँ, देखा तूने, सरपंच अपनी बेटी से मेरा विवाह करना चाहता है। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। सरपंच की बेटी से ब्याह करके तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा, और वो देखने में भी खूब सुंदर है। मुझे तो वो पहले दिन से ही पसंद है। विक्रम को पिंकी पसंद आई। उसे लगा कि ऐसी बहू से उसका रुतबा और बढ़ेगा। जल्दी ही दोनों का विवाह हो गया। गांव में कई दिन तक शादी की धूम रही। ढोल नगाड़े, लाइट, साज सज्जा, सब कुछ किसी राजा महाराजा की शादी जैसा था। उधर शुभम चुपचाप अपने खेत में जुटा रहा। उसकी नजरें आसमान नहीं, धरती पर टिकी थीं। माँ सरला देवी अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन शुभम की देखभाल ने उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। कुछ ही महीनों बाद शुभम ने भी विवाह कर लिया। उसकी पत्नी थी लाली, गांव के एक गरीब मजदूर की बेटी, जिसकी माँ का वर्षों पहले निधन हो गया था। लाली ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान, ममता और परिश्रम की सच्ची चमक थी। शादी के बाद लाली और शुभम का जीवन साधारण था, पर संतोष से भरा। सुबह जल्दी उठकर खेत जाना, दोपहर में घर लौटकर माँ की सेवा करना और शाम को चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेंकना, यही उनका सुख था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। विक्रम का शहर में व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसका एक पार्टनर फ्रॉड निकला। बैंक का कर्ज चुकता नहीं हुआ। ऊपर से पिंकी हर रोज नई डिमांड करती। देखो जी, मुझे नए गहने चाहिए। इतने सालों से वही 2 सेट पहन पहन कर बोर हो गई हूँ। सब लोग हंसते हैं कि तुम्हारी बीवी एक ही झुमका लेकर हर फंक्शन में आ जाती है। और सुनो, इस हफ्ते पार्लर भी जाना है, बाल कटवाने हैं, फेशियल करवाना है, शादी का सीजन है, अच्छा दिखना तो बनता है ना। अरे हाँ, माँ के घर अगले महीने शादी है, 4 दिन का फंक्शन है। मुझे कम से कम 3 नए ड्रेस चाहिए, एक मेहंदी के लिए, एक संगीत के लिए और एक शादी के दिन, और नई चप्पल भी। पिछली बार वाली चप्पल टूट गई थी। पिंकी, जरा मेरी भी सुन लो। पिछले 3 महीने से दुकान में कुछ खास कमाई नहीं हो रही। उधार चढ़ता जा रहा है, ग्राहक आते ही नहीं, माल लाने के पैसे नहीं हैं। और तुम हो कि बस मांग पर मांग किए जा रही हो। हर रोज ये सोचकर निकलता हूं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बिकेगा, कुछ आमदनी होगी, लेकिन जब शाम को खाली हाथ लौटता हूं तो तुम्हारे ये नए गहने, पार्लर और कपड़ों की बातें मेरे दिल में छुपती हैं। क्या तुम नहीं देखती कि मैं कितना टूटा हुआ हूं अंदर से? मैं चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ दूं जो तुम्हारा मन करे, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ही ऐसी नहीं है पिंकी। थोड़ा साथ दो ना, थोड़ा सब्र करो। जब वक्त बदलेगा मैं खुद तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ मेरी मजबूरी है। वो सब मैं नहीं जानती। तुम भूलो मत, मैं सरपंच की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। मुझे पता होता कि तुम कंगाल होने वाले हो तो मैं तुमसे कभी भी ब्याह न करती। मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। पिंकी घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती। खाना नौकर बनाता, कपड़े धो भी ले जाता। जब पैसे थे तब सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ा, नौकर भी चले गए। एक दिन वो भी आया जब बैंक ने दुकान सील कर दी, कार ले गई, घर नीलाम हो गया।
विक्रम और पिंकी सड़क पर आ गए। पिंकी की सूरत से अब सारा श्रृंगार उतर चुका था। वो जिसे कभी खेत की मिट्टी से नफरत थी, अब उसी मिट्टी पर बैठकर आंसू बहा रही थी। अब हमारा क्या होगा? क्या अब सड़क पर ही जीवन बिताना होगा? हे ऊपर वाले, ये कैसा पति दिया है तूने, जो इतने बुरे दिन दिखा रहा है। इस धूप में तो मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम चिंता मत करो पिंकी, मैं कुछ करता हूँ। मैंने अभी हार नहीं मानी है। शुभम धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत से गांव में एक और छोटा खेत का टुकड़ा खरीद लिया था। उसकी फसल अच्छी हो रही थी और लाली हर दिन मेहनत से उसका साथ देती। वो गाय का दूध निकालती, घर का सारा काम करती और माँ को रोज तेल से सिर में मालिश करती। एक दिन गांव के बाजार में विक्रम लौट आया, पैदल थका हुआ, चेहरे पर शर्म और आंखों में पीड़ा। उसने देखा कि शुभम अब गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। लोग उसके खेत की उपज का उदाहरण देते थे। विक्रम की छाती में आग जल उठी। तो अब ये हाल है? कभी जो मेरे पीछे पीछे चलता था, आज वही मुझसे आगे निकल गया। ये तो मेरे छोटे भाई ने मुझे पछाड़ दिया। कैसे? क्या खास किया उसने जो मैं नहीं कर पाया? ये गवार मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? मेरी बीवी भूखी सोती है और इसकी बीवी दूध दही पर पलती है। उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन ईर्ष्या अब भी जिंदा थी। सुनिए जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तरह घुट घुट कर अपना जीवन नहीं काट सकती। कुछ तो कीजिए। ये कैसी विडंबना है कि वो शुभम और उसकी पत्नी हमसे ज्यादा खुश और संपन्न हो गए हैं। कभी जो हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, आज वो हमें नीची निगाहों से देखते हैं। दिन रात उनका ऐशो आराम देख देख कर मेरा दिल जलता है। कैसे दिन आ गए हैं कि जिनके ऊपर कभी हम दया करते थे, आज वही हम पर तरस खा रहे हैं। नहीं सुनिए, अब और नहीं। मैं उन्हें हमसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, वरना मैं तो घुट घुट कर मर जाऊंगी। विक्रम दिन रात एक ही बात सोचता, कैसे शुभम को नीचे गिराया जाए। और तभी किस्मत ने एक मौका दिया। माँ सरला देवी का देहांत हो गया। पूरा गांव मातम में डूब गया। शुभम माँ के अंतिम संस्कार में टूट गया, लेकिन उसने हर रस्म दिल से निभाई। विक्रम भी वहां खड़ा था। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में एक और योजना पल रही थी। कुछ दिन बाद विक्रम तहसील कार्यालय गया और एक दलाल से मिलकर जाली दस्तावेज बनवाए। उसमें लिखा था कि मां सरला देवी ने अपनी मृत्यु से पहले संपत्ति केवल विक्रम के नाम कर दी है। दस्तावेज नकली थे, लेकिन पूरी तरह असली जैसे दिखते थे। एक शाम जब शुभम खेत से लौट रहा था, तो देखा कि घर पर 2 आदमी खड़े हैं, गांव के पटवारी और चौकीदार। विक्रम ने सबके सामने कागज लहराते हुए कहा, देख शुभम, ये रहा वसीयतनामा। माँ ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये जमीन और मकान मेरे नाम कर दिया था। सब कुछ, ये घर, ये खेत, ये आंगन, अब कानूनन मेरे अधिकार में है। इसलिए अब तुम्हें ये घर और खेत खाली करने होंगे। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकाल जाओ। भाई, ये तू क्या कह रहा है? तू ऐसा कैसे कर सकता है? माँ ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो हमेशा हमें बराबर का हक देने की बात की थी। तू जानता है माँ मुझे कितना प्यार करती थी। वो तुझसे कम मुझे नहीं मानती थी। तू कैसे यकीन दिला सकता है कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया? कानून भावनाएं नहीं देखता शुभम, वो सबूत देखता है। और मेरे पास वो सबूत है। ये देख, ये दस्तावेज माँ ने अपने आखिरी दिनों में मेरे नाम लिखा था। सरकारी मोहर लगी है, गवाहों के दस्तखत हैं। तुझे जो लगाना है लगा, पर सच्चाई यही है। अब ये सब मेरा है। भाई, क्या इतना सब कुछ काफी नहीं था?
तुमने तो शहर जाने के लिए पिताजी की आधी जमीन पहले ही बेच दी थी। मैं तो बस माँ की यादों में जी रहा हूँ, इस मिट्टी से जुड़ा हूँ, खेतों में माँ की हंसी की गूंज सुनता हूँ। क्या ये सब छीन लेगा तू मुझसे? माँ की परछाई भी बांट ली तूने। शुभम चुपचाप अपनी पत्नी लाली और एक जोड़ी कपड़ों के साथ वही पुराना टूटा फूटा खेत लेकर दूर कोने में जा बसा। वो खेत जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था, जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक गाय थी और ढेर सारी उम्मीदें। लाली, तुम चिंता मत करो, हम फिर से मेहनत करेंगे। विक्रम ने मुझसे मेरी जमीन ली है, वो मेरा नसीब मुझसे नहीं छीन सकता। दुख तो इस बात का है कि मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मुझसे दगाबाजी की, लेकिन मैं फिर से सब काम करूंगा। तुम देखना, बहुत जल्द हम गांव में अपना घर ले लेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मेरी चिंता मत करिए। इस समय हमें काम पर ध्यान देना होगा। वैसे भी ये झोपड़ी छोटी है, पर आपका मन तो बहुत बड़ा है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरा पति एक ईमानदार और अच्छा इंसान है। मुश्किल के इस समय में मैं आपके साथ हूँ। हम इस बुरे समय को भी मुस्कुराकर पार कर लेंगे। शुभम फिर से खड़ा हुआ। उसने फिर से मेहनत की, 2 गुनी मेहनत। लाली ने फिर से उसका साथ दिया, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। विक्रम ने जब फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, तब एक बात भूल गया था। धोखे की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। जिन दलाल से उसने वसीयत बनवाई थी, उसका नाम था मक्खन लाल। एक चालाक, लालची और असरदार दलाल जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। विक्रम ने उससे कहा था, तू पेपर बना दे, मैं तुझे बाकी पैसे बाद में दूंगा। पर जैसे ही मक्खन लाल ने काम किया और पैसे मांगे, विक्रम ने टाल मटोल शुरू कर दी। भाई, अभी पैसे नहीं हैं, तू समझ मेरी बात को। मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगा। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, बाद में ले लेना। अभी फसल तो बेचने दो। लेकिन विक्रम, इस बात को पहले ही 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानता हूं तेरे पास पैसे हैं। तू बहाना क्यों बना रहा है? मेरे पैसे लौटा दे। और वैसे भी तुझ जैसे इंसान पे भरोसा करना मुश्किल है। तूने अपने सगे भाई नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज हूं? चुपचाप मेरे पैसे आज शाम तक वापस दे देना, इसी में तेरी भलाई है। धमकी देता है मुझे? तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तेरे जैसे तो कई हैं। तू ही क्या उखाड़ लेगा मेरा? जो करना है कर ले। अब नहीं देता तेरे पैसे, निकल यहां से। गांव की चौपाल में उस दिन पंचों की सभा बुलाई गई थी, क्योंकि गांव में जमीन को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। विक्रम वहां सबसे पहले पहुंचा, ताकि अपने झूठ को सच का जामा पहनाकर पेश कर सके। उसके चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास था। तभी वहां मक्खन लाल आ धमका, सीधे दस्तावेज और सबूतों के साथ। उसने पंचायत के सामने फर्जी वसीयत के कागज, दस्तखतों की तुलना और तहसील से निकली असली नकल पेश की। सबके सामने उसने ऊंची आवाज में कहा, इन कागजों में जो दस्तखत है वो सरला देवी के नहीं है। मैंने खुद विक्रम के कहने पर ये बनाए थे, और बदले में जो पैसे उसने मुझे देने का वादा किया था वो भी नहीं दिए। आज मैं अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूँ, लेकिन इस आदमी का असली चेहरा भी दिखाने आया हूँ, जिसने अपने ही सगे भाई से छल किया। पूरा गांव सन्न रह गया। विक्रम की बोलती बंद हो गई। उसकी आंखें भर आईं, न शर्म से बल्कि डर से। पंचायत के मुखिया बोले, विक्रम, तूने न केवल अपने भाई को ठगा, बल्कि अपनी माँ की आत्मा को भी अपमानित किया। क्या तुझे एक पल के लिए भी अपने भाई पर तरस नहीं आया? तेरे हाथ नहीं कांपे? और अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। शुभम को उसकी जमीन और मकान तत्काल वापस दिया जाए। विक्रम को गांव से बेदखल किया जाए, ताकि वो दूसरों के लिए सबक बने। मक्खन लाल को चेतावनी दी गई कि अगली बार किसी ग्रामीण के साथ ऐसा व्यवहार किया तो उसे भी सजा मिलेगी। और फिर विक्रम ने अपने जीवन में पहली बार सबके सामने सिर झुकाया। कोई बहाना नहीं, कोई तर्क नहीं। उसका झूठ, उसका घमंड और उसका स्वार्थ सबके सामने नंगा हो गया था। वो चुपचाप गांव से निकल गया, धूल भरे रास्ते पर चलते हुए। अब वो हर गांव में काम मांगता है, कभी मजदूरी करता है तो कभी भूखा सोता है। कोई उसे टिकाकर काम नहीं देता।
क्योंकि उसकी बदनामी उसके आगे चलती है। उसकी आंखों में अब न स्वाभिमान है न ईर्ष्या, सिर्फ पछतावा और टूटापन। उधर शुभम ने अपना घर वापस पाया, लेकिन उसका दिल अभी भी करुणा से भरा था। हे ईश्वर, मेरे भाई को सही रास्ता दिखा, उसके मन का अंधकार मिटा, उन्हें मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखा। शायद समय ने अपना सबक उन्हें सिखा दिया है। अब तू उनकी मदद कर। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है शुभम, शायद इसी का नाम है असली अमीरी। मुझे बहुत गर्व है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। समय का सबक यही है, जो दूसरों को धोखा देता है, समय उसे ऐसा धोता है कि पहचान तक मिट जाती है, और जो सहन करता है, मेहनत करता है, वो एक दिन समय के ताज पर राज करता है। आपको क्या लगता है, कौन सा किरदार सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? कमेंट में बताइए।